जय बिरसा, जय आदिवासी। आप तमाम कार्यकर्ता, जागरूक जनता और मूवमेंट के मिशन के तमाम साथियों और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, जल, जमीन, जंगल और आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, ये एक ऐसा विषय है जिस पर इस देश में बात नहीं की गई। ये अनछुआ विषय है, अनटच, जिस पर सीरियसनेस इस देश में दिखाया नहीं गया। इसलिए आज हम लोगों को इस विषय पर बोलने की जरूरत पड़ रही है। आदिवासी विचार मंच, बिरसा ब्रिगेड, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टूडेंट फेडरेशन और देश के तमाम आदिवासी संगठन, हमारे तमाम आदिवासी संगठन जो जमीन पर काम करते हैं, जो समाज के बीच में काम करते हैं, इन तमाम लोगों को मैं इस तरफ उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आदिवासी अर्थव्यवस्था को जब हम देखते हैं तो हमको तीन बातें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, आजादी के पहले आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आजादी के बाद में आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, और आने वाले 2020 के बाद आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इसलिए इसको एक अलग तरीके से हम लोग पेश करना चाहते हैं। साथियों, आजादी के पहले इस देश में 58% जंगल थे, 58% जंगल, और आजादी के बाद जो जंगल बचे हैं वो 28% से 32% तक के जंगल है, जिसमें वनीकरण और सामाजिक वनीकरण, सोशल फॉरेस्टाइजेशन और फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट, ये दोनों अलग अगर हम लोगों ने देखे तो ये करीब 28 से 34% जंगल, केवल 28% जंगल आज हमारे पास में सीमित है। और इन जंगल के एरिया में, इन जंगल के क्षेत्रों में भारत के 80% आदिवासी निवास करते हैं। देखिए, इन जंगलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया, यह भी एक प्रश्न आपको देखना पड़ेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा भारत के जंगली क्षेत्र, वन क्षेत्र जो थे, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित, उस पर आधारित की गई है, लेकिन जो जंगली क्षेत्रों के, यानी वन क्षेत्रों के, घने वन क्षेत्रों के जो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, वो दोनों अलग दिखाई देते हैं। यहां आदिवासियों की जो जीवन शैली है वो वन उपज पर निर्भर करती है, झूम खेती पर निर्भर करती है और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर करती है। साथियों, जो आंकड़ा पूरे देश का हमारे सामने आया है, जो स्टैटिकल डाटा हमारे सामने पूरे देश का आया है आज आदिवासियों के बारे में, भारत की 70 से 80% आदिवासी आबादी जो है वो जंगल में रहती है, मजदूरी करती है, खेत मजदूर है, और उनका पूरा जीवन उनके इस पर निर्भर करता है। जंगल पे निर्भर करता है, मजदूरी पे निर्भर करता है और खेत मजदूरी पे निर्भर करता है। हमारे पास एक डाटा है कि केवल 17% आदिवासी आज भूमालक है। भारत के केवल 17% यानी 17% आदिवासी भारत में भूमालक है और 75% आदिवासी मजदूर है। 11% आदिवासी नौकरी, फैक्ट्री यानी कंपनियों में, कारखानों में और छोटे छोटे लघु उद्योग में काम कर रहे हैं,
और 4% आदिवासी अपने पारंपरिक उद्योगों को लेकर, व्यवसाय को लेकर अपना जीवन निर्भर करता है। आज आजादी के पहले, आजादी के बाद और आने वाले समय पर अगर हम ये 3 तरीके से आज हम लोगों ने इसका स्टडी करे तो आपको समझ में आएगा। मैं उसके पहले एक डाटा आपके सामने, एक खास फिगर आपके सामने रखना चाहता हूं। जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जो आय है प्रतिदिन, वो 1 रुपये 85 पैसे है। आज 1 रुपये 85 पैसे रोज कमाता है जंगल में रहने वाला आदिवासी, उसकी रोज की इनकम है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है आदिवासी, यानी थोड़े विकसित लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, वहां पे जो आदिवासी समुदाय रहता है, उसकी रोज की जो इनकम है, रोज की जो आय है, वो है 6 रुपये 80 पैसे प्रतिदिन। जंगल में रहने वाले की आय अब देखिए 6 रुपये 80 पैसे प्रतिदिन जो आय है वो ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी की है। और शहरी क्षेत्र में रहने वाला मजदूर आदिवासी जो है, उसकी जो आय है वो है 12 रुपये 13 पैसे। ये इकोनॉमिक डाटा है। अब ये डाटा कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, भारत के बड़े इकोनॉमिस्ट लोगों को ये डाटा हजम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है, वो पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आदिवासियों को लेकर उन्होंने कभी ऐसा स्पेसिफिक आदिवासियों के लेकर उन्होंने नहीं सोचा। अब बड़ी बात यह है भाइयों इसमें कि जो आदिवासियों के क्षेत्र में कोयला है, जो आदिवासियों के क्षेत्र में सागवान है, जो आदिवासियों के क्षेत्र में माइंस है, जो आदिवासियों के क्षेत्र में जंगल है, और जो आदिवासियों के क्षेत्र में दवाइयां है, जिसको आयुर्वेदिक दवाइयां और ये बाकी रिसोर्स बोलते हैं, क्या ये जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है, इस फील्ड की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका आदिवासी हिस्सा बना क्या? ये अगर आप सोचोगे तो आप पाओगे कि आदिवासियों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनने नहीं दिया गया है। कोयला खदान, भारत में एक भी आदिवासी की कोयला खदान नहीं है। और कोयला खदानें ये या तो करीब 35% सरकारी है और 65% जो खदानें हैं ये निजी हाथों में है, निजी उद्योगपतियों के हाथों में है, निजी पूंजीपतियों के हाथों में है। चाहे सागवान का उद्योग हो, तेंदुपत्ता का उद्योग हो, बीड़ी का उद्योग हो, चाय पत्ती का उद्योग हो, या उनके क्षेत्र में मिलने वाले माइंस का उद्योग हो, जिसको खनिज बोलेंगे आप, ये खनिजों के भी कारखाने आदिवासियों के नहीं है। वो मालिक नहीं बन सका उसका, जो उसके क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चीज है, ये उसका व्यवसाय नहीं कर पाया आदिवासी आदमी। ये 2 बातें हैं। आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि अगर कोयला आदिवासी के क्षेत्र में होता है तो आदिवासी कोयला व्यापारी क्यों नहीं बना? अगर आदिवासी के क्षेत्र में सोना होता है, खनिज होता है, लोहा होता है, तो आदिवासी लोहा व्यापारी, सोना व्यापारी ये क्यों नहीं बना? उसके बाद आदिवासी के क्षेत्र में अगर जंगल है तो जंगल से निर्माण होने वाली जितने प्रोडक्ट है या जितने उत्पाद है, उस उत्पादों का व्यापारी क्यों नहीं बन पाया आदिवासी? और जो मेडिसिन है, जिसको आप दवाइयां बोलते हैं, उन दवाइयों का व्यापारी क्यों नहीं बन सका? उन दवाइयों का उद्योग करने वाला वर्ग आदिवासी क्यों नहीं बन सका? ये प्रश्न अपने दिमाग में खड़ा करो अगर आदिवासी इकोनॉमी को आप समझना चाहते हो तो। ये प्रश्न मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि जो चीज आपकी जमीन पर है, जिस चीज के आप मूल मालिक हो, उस चीज का व्यापार आप क्यों नहीं कर पाए, या आपको व्यापार करने नहीं दिया गया, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो बनना चाहिए था आदिवासी। पूरे विश्व में 3रे नंबर का देश है भारत, जहां पे सबसे ज्यादा कोल होता है, इंटरनेशनल बिजनेस है। और आप देखिए कोल का जो बिजनेस करने वाला वर्ग है, जो कोल का उत्पादन करने वाले लोग हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, क्या वो आदिवासी है? जिनका कोई लेना देना नहीं है आदिवासी क्षेत्रों से, वो उस उद्योग के सबसे बड़े उद्योजक हैं। ये क्यों हुआ है? ये किस लिए हुआ है? ऐसा क्यों हुआ? ये अगर जब आप सोचते हो तो आपको समझ में आता है
कि आदिवासियों को इस उद्योग में घुसने नहीं दिया गया। दे आर रिस्ट्रिक्टेड, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनको रोका गया, उसका उद्योग करने के लिए रोका गया, उसकी ओनरशिप के लिए रोका गया, उसकी इकोनॉमिक ओनरशिप उसको नहीं दी गई। उसकी जमीन का मालिक है, जिस जमीन पे कोयला निकलता है उसका जमीन का मालिक आदिवासी है, लेकिन उस कोयले का व्यापार का मालिक आदिवासी नहीं है, यानी आर्थिक व्यवस्था से उसको पूरी तरह निकाल दिया गया। ये जब हम आदिवासी अर्थव्यवस्था के बारे में हम सोचते हैं तो पहले उनकी अर्थव्यवस्था के साथ में जो दुराभाव हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो देखना पड़ेगा हमको। जब हम देखते हैं गौर से, डीपली जाके, गंभीरता से अंदर जाके जब हम लोग देखते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि आदिवासियों को इस उद्योग से पूरी तरह बाहर किया गया है। साथियों, कोई तेल निकालता है तो वो तेल ही कहलाता है। आदिवासियों के पास में कोयला था, कोयला है। आदिवासियों के पास में जंगल था, जंगल है। आदिवासियों के पास में उनकी जमीनों पर माइंस थी, माइंस है। आदिवासियों की जमीन पर जो फूड प्रोडक्ट यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे गोंद हो गया है, जैसे आपको आंवला हो गया है, अन्य अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है, केंदू पत्ता हो गया है, आपके बहुत सारे मेडिसिन है वो अलग हो गए। यानी ऐसे चीजों का भी उद्योग आदिवासी आदमी नहीं कर पाया। अब सवाल खड़ा होता है क्यों नहीं कर पाया। दुनिया के किसी भी इकोनॉमिस्ट या दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट लोग हैं, अर्थशास्त्री लोग हैं, जब उनसे आप ये बात बोलते हो कि जिसके जमीन पर कोयला उगता है वो कोयले का व्यापारी नहीं बन पाया है। ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर आदिवासियों के साथ में ऐसा हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनके अधिकारों को नकारने की जो प्रोसेस है, उनके अधिकारों को रिजेक्ट करने की, उनके राइट्स को रिजेक्ट करने की जो प्रोसेस है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। ये हमको समझना पड़ेगा। साथियों, आजादी के पहले आदिवासियों का जो संघर्ष था वो जमीन का था। आजादी के बाद भी संघर्ष जमीन का है। आने वाले समय में 2020 के बाद में जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें भी संघर्ष जमीन का ही रहने वाला है। सब तरफ से जब आप देखोगे आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपके सामने बड़े अलग अलग प्रश्न आएंगे। आप हमारे महापुरुषों का संघर्ष ले लो, तिलका मांझी से लेकर, सिद्धू कान्हू से लेकर, पूजा भील से लेकर, टंट्या भील से लेकर, भीमा नायक से लेकर, राघोजी भांगरे से लेकर, बाबूराव शर्मा से लेकर, शंकरशाह रघुनाथ शाह से लेकर, आपके जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे, ये तमाम महापुरुषों का संघर्ष जमीन का संघर्ष रहा है। इन्होंने जमीन को अपना जीवन समझा है क्योंकि जमीन ही उनके जिंदा रहने का आखिरी साधन था। आदिवासियों ने अपने जिंदा रहने के आखिरी साधन को बचाने के लिए अपनी पीढ़ियां लगा दी उस संघर्ष को लड़ते 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 लड़ते। दुनिया में इतनी लड़ाई जमीन के लिए कहीं नहीं हुई जितनी भारत में हुई। हजारों सालों से आदिवासी इस संघर्ष को करते आ रहे हैं और आगे भी होते ही रहेगा क्योंकि उनका पूरा जीवन इसी के ऊपर डिपेंड है। मेरे भाइयों, अब बड़ा प्रश्न यह है कि जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारत की सरकार को टेक ओवर किया, यानी यहां की जो सरकार थी उसको अपने हाथों में लिया, और बिरसा मुंडा के सामने जो ये सिचुएशन आई तो बिरसा मुंडा ने एक सवाल खड़ा किया उनके सामने कि ठीक है, आप अपनी सरकार चलाइए, आप अपना राज चलाइए, आप यहां पर आपका बिजनेस करिए, लेकिन हमारे हाथों में सिर्फ हमारा जो मूल अधिकार है, जो पारंपरिक अधिकार है, जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार है, यानी जल, जमीन और जंगल, ये हमारे अधिकारों में रखिए। आपको जो करना है वो कर लीजिए। देखिए, बिरसा मुंडा की सोच का आप अंदाजा लगाइए। जल, जमीन और जंगल, बिरसा मुंडा जी ने जो आंदोलन को दिशा दी थी उसकी खासियत यह है कि बिरसा मुंडा जी ने बोला कि आप हमको जल दे दीजिए, हमारा पानी दे दीजिए, आप हमारा जंगल दे दीजिए और हमारी जमीन दे दीजिए, आपकी सरकार है, आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उन्होंने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक, प्राचीन अधिकारों को
बरकरार रखने की जो बात किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और यही संघर्ष आपको हमारे बाकी पूर्वजों में दिखाई देगा। उसका मॉडर्न फेज यानी उसकी जो आखिरी उसका ये था चेहरा था, वो बिरसा मुंडा था। और बिरसा मुंडा का संघर्ष भी आप जब देखते हो तो आदिवासी अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द नजर आता है। बिरसा मुंडा ने समाज को जिंदा रखने के लिए, आदिवासियों को जिंदा रखने के लिए, ग्रामीण अंचल के लोगों को जिंदा रखने के लिए, गरीब शोषित मजदूरों को जिंदा रखने के लिए जिस टाइप की मांग की थी, मेरे को ऐसा लगता है भारत में किसी ने नहीं की ऐसी बात। ये समझा ही नहीं किसी को। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में बिरसा मुंडा को कोट किया कि मैं अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा जी। यहां तक के गांधी जी ने बोला कि बिरसा मुंडा की जो अपनी सोच है कि हमारे गांव में हमारा राज, मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारी सरकार, ये जो सोच थी बिरसा जी की, वो सोच ग्रामीण आदमी के जीवन से, उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सोच थी। हमारी गांव में हमारी सरकार का मतलब यह है कि वहां हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, वहां के जल जमीन जंगल पर हमारा अधिकार होना चाहिए। एक ऐसा विचार बिरसा मुंडा जी ने सामने लाया। और यह केवल एक घोषणा नहीं थी, ये आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को देखकर, उनके जिंदा रहने के साधनों को देखकर और उनके जिंदा रहने के प्रावधानों के लिए बिरसा मुंडा ने यह आंदोलन खड़ा किया। ये मामूली आंदोलन नहीं था, ये जिंदा रखने का आंदोलन है। आज भी भारत में आदिवासियों का संघर्ष जल जमीन जंगल का संघर्ष है। कुछ लोगों ने ऐसा सवाल करते हैं कि आदिवासी लोग डेवलपमेंट के खिलाफ में है। ये कौन सा डेवलपमेंट है? ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल लाए आप कि हमारा कोयला है और जब WCL या इंडियन कोल ये जो बनता है तो वो भारतीय कोल एजेंसी जब बनती है तो उसमें आदिवासियों को केवल 7.5% आरक्षण का प्रावधान करता है और 90% आदिवासियों की जमीन से आप कोयला निकालते हो, उनके क्षेत्रों से कोयला निकालते हो। तो 90% आदिवासियों को वहां पर नौकरी मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज आपका वन विभाग बना है, केंद्र का हो या राज्य सरकार का वन विभाग हो, वन विभाग में आदिवासियों की भागीदारी, उनकी सामाजिक हिस्सेदारी, उनकी जनसंख्या और उनके पास उनका जो वन क्षेत्र में जो रहवास है उसका प्रमाण देखते हुए, उनकी जनसंख्या और उसका स्तर देखते हुए उनकी नौकरियों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन वन क्षेत्र में भी आदिवासियों को 7.5% आरक्षण दे रहे आप, और आरक्षण भी ऐसे नहीं मिला आपको, यानी आपका विचार ही नहीं हुआ। आरक्षण इसलिए नहीं दे रहे कि आप जंगल में रहते हो, आरक्षण इसलिए नहीं दे रहे आपको कोल माइंस में क्योंकि आपकी जमीन पे कोयला है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। यानी ये डिसाइड करते वक्त भी, ये निर्णय लेते वक्त भी आदिवासियों की अर्थव्यवस्था को, उनकी जो वास्तविक मूल पारंपरिक अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसला नहीं लिया गया। और इसी फैसले को सुरक्षित रखने के लिए, इस फैसले पर विचार विमर्श होना चाहिए, इसी उद्देश्य से 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में आदिवासी अर्थव्यवस्था के अनुरूप, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बात ही नहीं हुई पूरे देश में, आजादी के बाद से लेकर अब तक के कोई चर्चा ही नहीं हुई इसके ऊपर। आप देखिए, केवल 4 राज्य हैं जिनको 6वीं अनुसूची में रखा गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये 4 राज्य जिनको 6वीं अनुसूची में रखा गया। 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को रखा गया। यानी करीब करीब 10 राज्यों को इन्होंने 5वीं अनुसूची में रखा। यह बड़ी समझने वाली बात है। आदिवासी अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको इस एंगल से सोचना भी जरूरी है। आप देखिए, लक्षद्वीप में आदिवासी जो है 94% है, लेकिन इनको ना 5वीं ना 6वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद नागालैंड में आदिवासी 90% है, लेकिन आदिवासियों को यहां 5वीं और अनुसूची में 6वीं अनुसूची में नहीं रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में
70% आदिवासी है, लेकिन यहां पे भी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर में करीब करीब आदिवासी 45% है, वहां पर भी उनके लिए प्रावधान नहीं किया गया। इसके बाद में आप आइए सिक्किम में, सिक्किम में भी आदिवासी 40% के ऊपर में है, वहां पर भी प्रावधान नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में आदिवासी करीब 14% है, 14% आदिवासियों के लिए भी प्रावधान नहीं किया गया। उसके बाद आप गोवा में आइए, गोवा में करीब करीब 12% आदिवासी है, वहां पर किसी क्षेत्रों को भी इन्होंने 5वीं और 6वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं बनने दिया। अंडमान द्वीप जो है, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या ये लोग माइनस बता रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप जो है वास्तविकता में आदिवासी द्वीप था, इसको तो सोचा ही नहीं जा सकता था। आज वास्तविक हालत ऐसी होगी कि आदिवासियों की जनसंख्या माइनस में आ गई। वहां केवल 8% आदिवासियों की जनसंख्या भारत सरकार घोषित करती है, यह सोच का विषय है। उसके बाद आप कर्नाटक में आ जाइए, 7% आदिवासी है। दमन दीव में आ जाइए, आपके पास दमन दीव में भी ये आदिवासियों को माइनस दिखा रहे हैं, जहां पे 8% से ज्यादा आदिवासी है। उत्तराखंड में भी आ जाइए, वो लोग बोलते हैं 3% आदिवासी है, उत्तराखंड जैसे राज्य में। उसके बाद केरल में आइए, केरल में 2% आदिवासी बता रहे हैं, जबकि केरल में करीब करीब 7 से 7.5% आदिवासी है। उनको इन लोग डिफाइन नहीं किए। केरल, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो आदिवासी ही नहीं है बोल रहे हैं। करीब करीब 1% गवर्नमेंट आंकड़ा बताती है, 1% से भी कम गवर्नमेंट का आंकड़ा आ रहा है। और 4-5 राज्य ऐसे बता रहे हैं जहां पर आदिवासी ही नहीं है। एक पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली और पौंडीचेरी है। साथियों, ये आदिवासियों की तरफ देखने का नजरिया नहीं है, ये आदिवासियों की तरफ नहीं देखने वाला रिजल्ट है। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आदिवासी आदमी नहीं रहता है। वर्तमान में भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर आदिवासी राज्य नहीं रहता है। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा पार्लियामेंट में कि भैया आप ये जो राज्य है इनको 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची से क्यों आप लोगों ने दूर रखा। ऐसा क्वेश्चन कभी खड़ा नहीं किया गया। राष्ट्रपति उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, राज्यपाल उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज, जिसको राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार जो है वो 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आदिवासियों के बारे में वास्तविकता में अगर कहीं सामाजिक और संवैधानिक जवाबदारी किसी पोस्ट पर आती है या किसी पद पर आती है तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल है। लेकिन आप देखिए पूरे देश के राज्यपाल और देश का राष्ट्रपति आदिवासियों के बारे में अभी तक के कोई उल्लेख नहीं किया, कोई बात करने से कतराते हैं, क्योंकि इनके ऊपर में जो प्रेशर होता है ये उद्योगपतियों का होता है, इन पर व्यापारियों का प्रेशर होता है, एक पूंजीपति वर्ग का प्रेशर होता है कि आप बोलिए मत। इनका पूरा उद्योग जो है ये आदिवासियों पर डिपेंड है। आदिवासियों का जितना दमन होगा उतना इनके उद्योगों का विकास होगा। अब इसको ये लोग राष्ट्र विकास के नाम से जोड़ दिए। राष्ट्र का विकास और आदिवासियों का विनाश, ये दोनों प्रक्रियाएं आपके सामने दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अगर भारत सरकार से आप लोग पूछिए कि आदिवासियों का आर्थिक स्तर अगर बड़ा है तो उसके प्रमाण अपने को दीजिए। कोई इकोनॉमिस्ट, रघुराजन जैसे इकोनॉमिस्ट भी चुप हो गए जब उनके सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि आदिवासियों की अर्थव्यवस्था या उनका आर्थिक स्तर बढ़ा है या घटा है आजादी के बाद में। उनके पास कोई डाटा नहीं है। यानी हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जवाबदारी सरकार के ऊपर में थी, सरकार यहां पर वेदना शून्य है। सरकार आपको सोच ही नहीं रही है आपके बारे में। साथियों, जिंदा रहने का मूल साधन आदिवासियों का उसकी जमीन है, उसकी जंगल है और उस जमीन पे होने वाला पानी है। जितने पावर प्लांट, प्राइवेट पावर प्लांट की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है, उनके सामने उन्होंने ये शर्त नहीं रखी कि भाई जहां से तुम पानी ले रहे हो, जिस क्षेत्र में आप इसका गठन कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो पावर प्लांट का, वहां पर कम से कम 80% नौकरियां आदिवासियों को देनी चाहिए थी। एज पर इंटरनेशनल ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का जो बेसिक है, जिसको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कानून जो इसको बोलते हैं आप, वो कानून के अंतर्गत उन आदिवासियों को वहां पर अधिकार मिलने चाहिए थे। 5वीं अनुसूची में बनने वाले कारखानों में आदिवासियों को उतना उनका 80% रोजगार मिलना चाहिए था।
छठवीं अनुसूची में होने वाले उद्योगों में आदिवासियों की 80% भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में आदिवासियों को कभी नहीं बोला गया, इस पर कभी विचार नहीं किया गया, ना ही इस पर सरकार सीरियसली इस पर काम करी है। भाइयों, मेरा ये कहना है कि अभी की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन का अगर आप लोगों ने ब्यौरा लिया, उस सिचुएशन को अगर आप लोगों ने देखा, तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही है, पूरी तरह खत्म होती दिखाई दे रही है। यह इसलिए हुई क्योंकि आपको सांस्कृतिक तरीके से खत्म किया गया, आपके सामाजिक और पारंपरिक सांस्कृतिक वातावरण को ही खत्म कर दिया गया। जहां जहां आपकी संस्कृति नष्ट हुई है, वहां वहां आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हुई है। यानी आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था का संबंध उनकी अर्थव्यवस्था से है। इसी बात को नेग्लेक्ट किए, यही कारण है कि आदिवासियों की पहचान का संघर्ष हम खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के मूल अधिकारों का संघर्ष हम खड़ा करने की बात कर रहे हैं। केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बात होनी चाहिए। भारत विश्व में दूसरे नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आदिवासियों की है, लेकिन भारत सरकार का इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन जाता है कि भारत में आदिवासी नहीं है, और भारत का सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी ही भारत के मूल निवासी है। ये दोनों बातें समझने की बात है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन भारत की जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी है, जो रणनीति है, उसमें भारत डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस में बोलता है कि भारत में आदिवासी नहीं है। इसके दो घाटे हैं, क्योंकि आदिवासी अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप भारत सरकार नहीं चाहती है। भारत के उद्योगपति, भारत के व्यापारी, भारत के पूंजीपति, भारत के उच्च वर्णीय और भारत के राजनीतिक लोग आदिवासी के पारंपरिक व्यवसाय को खत्म करके, उनके पारंपरिक अधिकारों को खत्म करके वहीं पर अपने उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि कच्चा माल आदिवासी के क्षेत्र में है, मजदूर आदिवासियों के क्षेत्र में है, जमीन आदिवासियों के पास में है, पर्यावरण आदिवासियों के पास में है। तो आदिवासियों की व्यवस्था को या आदिवासी क्षेत्रों में ही उद्योग लगाना है, इसके लिए उनकी जरूरत है कि आदिवासी संस्कृति को पूर्ण रूप से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाए। इसके पीछे का लॉजिक है। भाइयों, मैं हमेशा बोलते रहता हूं कि भारत के विकास और भारत की आजादी में आदिवासियों का जो हिस्सेदारी है, यह भारत की किसी भी कौम से ज्यादा है। ये जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनसे पूछिए, आप टाटा से पूछिए आपकी जमीन किसकी जमीन पर आपके उद्योग है, आप अंबानी से पूछिए किसकी जमीन पर आपके उद्योग है, बाकी मित्तल से पूछिए, आप जो बड़े बड़े उद्योगपति, आप इनके जमीन का सर्वे कर लीजिए, इनके उद्योग किस क्षेत्र में है। आप जमशेदपुर की बात लीजिए, पहला टाटा का कारखाना जमशेदपुर में, जो पूरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। मैं अभी कुछ देख रहा हूं इंटरव्यूज वगैरह में, सब लोग बोल रहे हैं, कुछ टीवी के एंकर्स बोलते हैं कि ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची आपने कहां से लाए। यानी संविधान में प्रावधान होने के बावजूद एंकर्स पूछने लग गए अपने कार्यकर्ताओं से कि भैया आप ये प्रावधान कहां से लाए। भाइयों, सामाजिक वनीकरण का ठेका होता है, झाड़ लगाने का बहुत बड़ा टेंडर होता है, करोड़ों में टेंडर होता है, कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर में। और पूरे भारत में सामाजिक वनीकरण के नाम पर, वृक्षारोपण के नाम पर जो टेंडर हुआ है पिछले 5 सालों में, वो करीब करीब 1 लाख करोड़ तक के गया है। उस 1 लाख करोड़ के टेंडर में एक टेंडर आदिवासियों के फेवर में आया क्या? कोई आदिवासी आदमी उसका टेंडर लिया क्या? इस पर एक क्वेश्चन खड़ा कर दीजिए आप। कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसलिए हमको ये दिल से बोलना पड़ता है कि ये देश किसका है, इस देश के मूल मालिक कौन है। और ये जब बात आप रखना चाहते हो, जब आप ये बात करने के लिए लोगों के सामने जाते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि आपके पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है उसको राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा आपने क्यों नहीं बनाया। टंट्या मामा के, टंट्या भील के, भगवान टंट्या भील के संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष नहीं माना गया, उनको डकैत बोला गया।
लेकिन एक तरफ जमींदारों से लड़ाई, साहूकारों से लड़ाई और दूसरी तरफ अंग्रेजों से लड़ाई, और अंग्रेजों की और जमींदारों और साहूकारों की साठगांठ। तो जो जमींदार साहूकार अंग्रेजों की साठगांठ में थे वो स्वतंत्र सेनानी बन गए, और जो इनके खिलाफ में संघर्ष कर रहे थे वो लोग देशद्रोही बन गए। ये वर्तमान डाटा है। आप देखिए, जिनके पास स्वतंत्र सेनानी का प्रमाण पत्र है, कुछ लोग, अभी इमरजेंसी लगी थी भारत में, उस इमरजेंसी में जो लोग जेल में थे उनको सहायता के नाम पर मध्य प्रदेश में भी एक स्कीम लागू की गई, उनको पेंशन की स्कीम लागू की गई, उनको बाकी सब चीजों की स्कीम लागू गई। लेकिन किसी ने अगर ये ब्यौरा लिया, किसी ने सर्वे किया कि आदिवासी कितने मरे थे, 70% संघर्ष आदिवासियों का जल जमीन जंगल के लिए हुआ, और उसी जल जमीन जंगल पे आज भारत विकसित हुआ है। भारत का विकास उसी जल जमीन जंगल पे हुआ है, जिसके लिए आदिवासियों के परिवार, उनकी पूरी कौम की कौम खत्म हो गई है। उनका कोई शेयर नहीं है, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये दुख है इस बात का, और ये चर्चा हमको खड़ा करना पड़ेगा। इस चर्चा को सामने लाना पड़ेगा, भारत के तमाम बुद्धिजीवियों के सामने रखना पड़ेगा कि भाई हिस्सेदारी किसको बोलते हैं। केवल ये फलाना है, फलाना ठिकाना है, ये राज्य है, ये अभी इसको हिंदुस्तान बना दो, इसका नाम हिंदू राज्य है, ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा बोलने का अधिकार आपको कहां से आया है? किसने दिया है? ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। इनको पूछिए, आइए आप हमारी तुलना कीजिए। आप, हम खुलेआम चाहते हैं चर्चा पूरे देश में कि आइए आप बताइए कि आपने देश के लिए क्या किया, नहीं तो हम बताते हैं देश के लिए हमने क्या किया और देश के लिए हमने क्या क्या खोया है। जिनकी जमीन पर, जिनके उत्पादन पर, जिनके साधनों पर, जिनके जीवन पर यह देश की बुनियाद रखी गई है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई। आज उन पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। आदिवासी इकोनॉमी एक ऐसा विषय है भाई, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, जल जमीन जंगल से जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, आज जल जमीन जंगल के अधिकारों से आपको वंचित कर दिया। आपकी अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी होगी? आपको तो वहां रहने ही नहीं दे रहे। किसी आदिवासी ने लकड़ी चुना तो जेल में जा रहा है वो। किसी आदिवासी ने जंगल में अंदर चले गया तो उस पर केसेस लगा दी गई। अभी तो कानून ला रही है गवर्नमेंट कि वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड होंगे वो फॉरेस्ट गार्ड बिगर परमिशन के, बिगर किसी से पूछे आदिवासियों को अरेस्ट कर लेंगे। चाहे उसके पास में अगर जिसको कुराड बोलते हो आप, जो एक उसका साधन है लकड़ी तोड़ने का और बाकी सब चीजों का, वो साधन भी रहेगा तो उसको अरेस्ट करने के पावर से, उस पर फायरिंग करने के पावर से। जितनी केसेस आज लगी है, एक सलमान खान पे केस लगी तो पूरे देश में हंगामा हुआ, लेकिन भारत में 90% जानवरों को मारने की जो केसेस है, जिसमें से 50% केसेस झूठी है, वो आदिवासियों पे लगाई गई। आदिवासियों के क्षेत्र में शेर है, दूसरी तरफ नक्सलवादी है। आदिवासी ने नक्सलवादी को पानी पिलाया तो नक्सल समर्थक की केस भी लगी है उस पर। यानी ये जो प्रभाव आपको देखना पड़ेगा, कानूनी जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कौन उसका शिकार हुआ है? जिसको देश नहीं समझा, जिसको संविधान नहीं समझा, वो राष्ट्रद्रोही बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, हम नक्सलवाद के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन हम ये जो थीम बन रही है, जिस तरीके से आदिवासियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण बन रहा है, जब आदिवासी अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में बात करता है, उसको राष्ट्रद्रोही बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई चैनल इस पे खुल के बात नहीं करता है, कोई चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो खुला निमंत्रण देते हैं कि आइए आप हमसे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए अर्थव्यवस्था के बारे में। इस देश की अर्थव्यवस्था में आदिवासियों का योगदान, इस देश की आजादी में आदिवासियों का योगदान, इस देश के विकास में आदिवासियों का योगदान और आदिवासियों का प्राचीन इतिहास और उसकी मालकियत, ये विषय रखिए और बात करिए आप। कोई चैनल बात नहीं करेगा, नहीं करते हैं। अगर जिस दिन यह इश्यू बन जाएगा, इस देश में एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी, या हिंदू मुस्लिम का इश्यू बन सकता है,
यहां पर किसी संत को मार दिए तो हंगामा हो जाता है, कोई मारे जाए तो हंगामा हो जाता है, लेकिन लाखों की संख्या में लोग ऐसे मर रहे हैं, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं होता है। साथियों, आदिवासी अर्थव्यवस्था का एक जीता जागता आपको उदाहरण देता हूं मैं। जितने मजदूर अभी लॉकडाउन में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गए थे, उसमें 80% आदिवासी है। उनकी अर्थव्यवस्था देखिए आप, उनकी अर्थव्यवस्था देखिए कि उनको मजबूर हो गए वो अपनी जमीन छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपनी पूर्वजों की जमीन छोड़कर दूसरे शहर में जाके वो रोजगार करने के लिए मजबूर हो गए। इस बात का उदाहरण यह है कि यही बात इस बात का प्रमाण है कि आदिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है यह पूरी तरह ध्वस्त की गई है। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त की गई है। विकसित देश है भारत को ये लोग आर्थिक समृद्ध बनाने की बात कर रहे हैं। 1 रुपए 40 पैसे इनकम, 1 रुपए 80 पैसे इनकम, 6 रुपए 80 पैसे इनकम, 12 रुपए 70 पैसे इनकम, ये इनकम है। ये उसकी रोज की कमाई है। 1 रुपए 40 पैसे में अच्छी वाली बिस्किट नहीं आती, बिस्किट का पूड़ा नहीं आता, अच्छी चॉकलेट नहीं आती कैडबरी की। वो अपने बच्चे को वो चॉकलेट भी नहीं खिला सकता, इतना भी नहीं कमा सकता। शहर में जाकर एक बोतल पानी भी लेने की उसकी औकात नहीं है। जिस पानी की कीमत 20 रुपए रखी गई है, वो पानी की बोतल, एक शुद्ध पानी की बोतल कमाने की, उसको पीने की ताकत आदिवासियों में नहीं है आज। यह अर्थव्यवस्था आदिवासियों की, यह स्तर है उनके जीवन का। और उस समाज के आप नुमाइंदे हो। उस समाज, ऐसा समाज पूरे भारत में बैठा है जिसकी खून पसीने पे भारत के बाकी सब चीजें, उसका विकास हो रहा है। भाइयों, देश हमारा है, हमको किसी की राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री भी आदिवासियों को राष्ट्रीय भक्त का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस देश के वो राष्ट्रपति है, जिस देश के वो प्रधानमंत्री है, वो देश का मालिक आदिवासी है। उस देश का मालिक आदिवासी है। यह बात को समझने की जरूरत है, लेकिन वैसा नहीं है। आप पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम छोटे छोटे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मैं बार बार उस चीज को ले रहा हूं कि आप ये जातीय मुद्दों पर, ये संकीर्णता के मुद्दों पर काम करना छोड़ दीजिए। आप व्यापक हो जाइए। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस सिचुएशन की सामना करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपकी राष्ट्रीय पहचान को भी आपको खड़ी करनी पड़ेगी और आपकी अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी खड़ी करनी पड़ेगी। इसकी एक रणनीति होती है, इसकी एक सामाजिक रणनीति होती है। हम इसलिए एक व्यापक बात करने जा रहे हैं। हम मराठाओं को बोल रहे हैं, ओबीसी को बोल रहे हैं, हम हमारे दलित भाइयों को बोल रहे हैं, अल्पसंख्यक भाइयों को बोल रहे हैं कि आप किसके वंशज हो। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस समाज की तरफ उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भारत में एक ऐसे विषय पे काम चल रहा है जो पूरी तरह बुनियादी रूप से झूठा है, झूठा है। ऐसे राष्ट्रीयता की बात चल रही है जिसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई सांस्कृतिक और सामाजिक पार्श्वभूमि नहीं है, लेकिन हो रहा है, माना जा रहा है। मैं हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि आप जब भी इस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, मैंने बताया जिस जिस जगह पर, जिस जिस देश में आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान खत्म हुई है, उनकी संस्कृति खत्म हुई है, वहां उनकी अर्थव्यवस्था नेस्त नाबूद हो गई है। तुम देखो, आपकी कल्चरल स्टेटस जहां जहां डिस्ट्रक्शंस की तरफ गई है, आपका कल्चरल जो सोशल स्टेटस है वो जहां डिस्ट्रक्ट हुआ है, खत्म हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है, वहां आपकी अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुकी है। आपकी संस्कृति का संबंध आपके जीवन से है, आपकी पहचान का संबंध आपके आने वाले अधिकारों से है। और इस देश में आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। प्रधानमंत्री है लेकिन वो आदिवासी नहीं है,
प्रधानमंत्री होना बड़ी बात हो सकती है, राष्ट्रपति होना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी बात है आदिवासी होना, मालिक होना। आप इस देश के जमीनी मालिक हो। वो राजनीतिक पद है, लेकिन सामाजिक पद आपके पास है। आप अपनी पहचान को कायम रखो, जातीय पहचान को नहीं, सामाजिक पहचान को आप कायम रखो। आज चुनौती है हमारे सामने कि आपके आरक्षण के प्रावधान खत्म होते चले जा रहे हैं, निजीकरण आ रहा है। आपका आरक्षण पूरी तरह खत्म होने वाला है। आपके पास पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन उसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, उसके पास इतने साधन नहीं है कि खुद का उद्योग खड़ा कर सके। आपको इस उद्योग का हिस्सा भी नहीं बनने देंगे। मैंने शुरुआत में ही बताया, जमीन आपकी, कोयला आपका, लेकिन कोयले का व्यापार आपका नहीं है। जंगल आपका, जंगल पे होने वाला पेड़ आपका, लेकिन आरा मशीन के आप उस हकदार नहीं है। आप उससे होने वाले उत्पादन के आप हकदार नहीं है, उसके व्यापारी भी नहीं है आप। जो आपका उत्पादन है, जो सब कुछ आपका है, और उसके आप व्यापारी नहीं है। आदिवासी की जमीन, उसका कोयला, लेकिन कोयला खदान में रोजंदारी पे काम करने वाला आदिवासी है, और वो भी इतनी अवस्था में कि उसका खाने का भी उसकी रोजंदारी से इंतजाम नहीं हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। विश्व में यह बड़ा अलग टाइप का उदाहरण आपको दिख रहा है। आदिवासी अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं तो कुछ सटीक उदाहरणों से हमको समझना पड़ेगा। विश्व में आप देखिए, अपने ही जमीन पर आदिवासी, अपने ही जमीन पर उसकी जमीन दूसरा आदमी ठेके से करता है और वो मजदूरी करता है उस पर। अपने ही जमीन पर वो मजदूरी कर रहा है। एक दूसरी तरफ एक बैल और दूसरा आदिवासी आदमी। उसकी अर्थव्यवस्था, उसके जीवन के आर्थिक स्तर को आपको अगर देखना है तो बैल के साथ आदिवासी आदमी को जोता जा रहा है। यानी बैल यानी जानवर और एक तरफ आदिवासी, ये दोनों मिलकर खेती जोता जा रहा है। और ये पैटर्न पूरे देश में लागू हो गया है। आप लोग अभी फेसबुक में या ये व्हाट्सएप में या बाकी यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, लेकिन वास्तविकता पे जमीन पर यही चल रहा है। बेटा का बाप पहले वो जमींदार के पास काम करता था, अब उसका बेटा काम कर रहा है उसके लिए। वो पैदा ही उसकी जमीन पर काम करने के लिए हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था कहां से खड़ी होगी? उसकी आर्थिक स्थिति के विकास के बारे में कोई सुपर प्लानिंग हो रही है क्या? हम लोग मंदिरों की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है, हमने पुजारियों की अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है, लेकिन अपना अर्थव्यवस्था के बारे में आपने सोचा नहीं। ये मेरा आकलन है कि जो धोखा आदिवासियों के साथ में भारत में हुआ है, विश्व में किसी देश में नहीं हुआ जितना धोखा आदिवासियों के साथ भारत में हुआ है। अब तो आदिवासी के ही देश में उसको देशद्रोही बोला जा रहा है, उसको राष्ट्र विरोधी बोला जा रहा है, उसको अलगाववादी होने का स्टैंप लगा रहे हैं। मैं खुली चर्चा के लिए निमंत्रित करता हूं सबको, करो इस पे खुली चर्चा आए, हमसे बात करें, हम बताते हैं मिशन क्या होता है। इस देश का वास्तविक राष्ट्रीयता, इस देश की वास्तविक राष्ट्रीयता क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सही में इस देश का राष्ट्रीय नागरिक कौन है। नागरिक होना अलग बात है, मालिक होना यह दूसरी बात है। आप नागरिक ही नहीं, इस देश के मालिक भी है। यहां पर ड्वेल सिटीजनशिप वालों के लिए प्रावधान है। अमेरिका में भी रहता है, ऑस्ट्रेलिया में भी रहता है, इंग्लैंड में रहता है, जर्मनी में रहता है और इंडिया में रहता है, उसके लिए प्रावधान है। लेकिन जो इस देश का नागरिक भी है और मालिक भी है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो ड्वेल नेशनल आइडेंटिटी है वो आपके पास है, किसी के पास नहीं है। जो ड्वेल नेशनल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, दो आइडेंटिटी, दो पहचान। एक आप इस देश के नागरिक हो, लेकिन उससे बड़ी पहचान आप इस देश के मालिक भी हो। यह आदिवासियों के पास है। बावजूद उसके दोहरी पहचान, दोनों पहचान होने के बावजूद वो आज इस स्थिति में नहीं है कि 1 किलो गेहूं खरीद सके। वो रोज इतना नहीं कमाता है कि 1 किलो चावल खरीद सके। फिर ये लोग आदिवासी क्षेत्रों में स्कीम चलाते हैं, फ्री में चावल देंगे, फ्री में गेहूं देंगे, और आपके ऑटो पर कब्जा, आपके दिमाग पर कब्जा, आपके पेट पर कब्जा, आपकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा, आपके क्षेत्र पर कब्जा, आपकी जमीन पर कब्जा, आपके जमीन पर जो संसाधन है उस पर कब्जा।
दूसरे क्षेत्रों में आंदोलन नहीं चलता है फ्री चावल, मुफ्त चावल देने का। आदिवासी क्षेत्रों में घोषणा हो जाती है कि भैया हम मुफ्त चावल देंगे, बेचारे आदिवासी भूख के मारे वोट देना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक किसी देश में नहीं होता है जितना भारत में है। और आप उस समाज के बासिंदे हैं, उस समाज के मूल नागरिक हैं जिस समाज की ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिस समाज की ऐसी सामाजिक व्यवस्था है। साथियों, अर्थव्यवस्था आपकी सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कल्चर एंड सोशल स्टेटस which is helpful to define yourself, your identity and your rights on this land. आपके इस जमीन पर जो अधिकार है उसको डिफाइन करने के लिए जरूरी है। आप ये जातीय आइडेंटिटी की बीमारी से बाहर निकलो। मैं गोंड हूं, मैं प्रधान हूं, मैं भील हूं, मैं आंध हूं, मैं महादेव कोड़ी हूं। ये जो छोटी बीमारी है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है, आपकी सोच को रोकती है। इससे बाहर निकलो, व्यापकता लाओ अपनी पहचान में, अपने अधिकारों में और अपनी सोच में। जब आप एक जगह आओगे, जब आप संगठित हो जाओगे, तो आपके संघर्ष को एक दिशा मिलेगी, उसका वजन रहेगा। अगर पूरे आदिवासी जनजातियों ने भारत में आंदोलन कर दिया तो भारत बंद हो जाएगा। कोई नहीं कर सकता, केवल आदिवासी कर सकते भारत को। भारत में इतनी जगह पर आदिवासी है। ये भारत के 5वीं अनुसूचित वाले 10 राज्य, 6वीं अनुसूचित वाले सूची वाले 4 राज्य, और जहां पर हम ऑलरेडी बड़ी संख्या में, अगर हमने अपना लोकतांत्रिक आंदोलन भी किया तो भारत खड़ा नहीं हो सकता है। ये बोलते हैं कि भाई इस देश की अर्थव्यवस्था में आदिवासियों को कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि रोड बंद हो जाएगा तो आदिवासी को कोई, उससे आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें रोडवेज अगर बंद कर देंगे तो वो क्रेडिट पूरे बड़े बड़े लोगों को जाती है, हमारे सरदार भाइयों को जाती है, हमारे सिंधी भाइयों को जाती है। मेडिकल स्टोर बंद होगा तो इनको जाती है, दारू का व्यापार बंद होगा तो वो क्रेडिट हमारे दूसरे भाइयों को जाती है, मंदिरें बंद होंगी तो दूसरे भाइयों को उसका क्रेडिट जाता है। हम इस देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसा चित्र बना दिया गया हमारे सामने। साथियों, आदिवासी क्षेत्र लॉक हो जाएगा तो देश लॉक हो जाएगा, देश के उद्योग लॉक हो जाएंगे, पावर प्लांट लॉक हो जाएंगे, कोल माइंस लॉक हो जाएंगे, जो बड़े बड़े खनिज मैग्नीज के सेंटर से वो लॉक हो जाएंगे, वाटर सिस्टम लॉक हो जाएगा। 10 एकड़ जमीन है आदिवासियों के पास, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, 10-10 एकड़ जमीन है, लेकिन शहर में मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि इनके जमीन के पास से जो पानी की नहर जाना चाहिए था वो उन लोगों की तरफ गया है, जिनको जो इनकी आर्थिक हालत पहले से ही अच्छी है, जिनका राजनीतिक वर्चस्व है, उन लोगों ने अपनी जमीनों के पास से उसका पानी का नहर निकाल लिया। मैं एक आकलन किया हूं पूरे देश में घूमकर, केवल 13% लोग ये जमीन के नहरों से जो इन्होंने पानी के रिसोर्स बनाए खेती के लिए, उससे 13% आदिवासियों को फायदा हुआ है। बाकी बेचारे 87% आदिवासी जो है वो महरूम हो गए। उनको फायदा होना था, उनकी अवस्था ऐसी होगी, 10 एकड़ जमीन है और शहर में 10 रुपए के लिए मजदूरी कर रहा है। चाहे कहीं का भी, महाराष्ट्र का भी आदिवासी हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी आदिवासी हो, उसकी यही हालत है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय व्यापार में आदिवासी न शिक्षा पद्धति में है, न किसी चीज का, इनकी सोच का हिस्सा नहीं बन पाया आदिवासी। कोई अच्छी स्कीम आदिवासियों के लिए नहीं लाई गई। ये जो वन जमीन कानून है, इसका इंप्लीमेंटेशन किया गया। गैर आदिवासियों को पारंपरिक वन निवासी के नाम पर इन्होंने वहां पे जमीनें दी, लेकिन आदिवासियों के हिस्से में जमीनें नहीं आई। केवल 23% आदिवासियों को जमीनें मिली, बाकी तो सब गैर आदिवासियों को जमीन दी गई है। ये सच्चाई है, आप डाटा लो, देखो। और खास करके ये 4-5 सालों में जो हुआ है देश में, वो बहुत ज्यादा ये है, हमारे लिए चिंता का विषय है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते,
हम केवल समाज के हक में, समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए, समाज के जीवन स्रोतों को जिंदा रखने के लिए, उनके आने वाली जनरेशन को कैसे जिंदा रखेंगे, उसके रिसोर्स क्या रहेंगे, इस दिशा में सोच रहे हैं। हम भारत के सभी नागरिकों से प्यार करते हैं, हम किसी समाज का, किसी धर्म का अनादर नहीं करते, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जिंदा रहने के बारे में भी सोचा जाए। सबके सामने विकास का प्रश्न है, उन्नति का प्रश्न है, आदिवासियों के सामने जिंदा रहने का प्रश्न है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था से वो बाहर हो गए, राष्ट्रीय प्रवाह से बाहर आदिवासी हो गए। उनके जिंदा रहने के संभावनाओं को जब हम तलाशते हैं तो हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं दिखाई देते। एक मजदूर, सबसे नीचे लेवल का काम, आखिरी काम, यानी मजदूरी, हाथ मजदूरी जिसको बोलते हैं, अगर आपको हाथ मजदूरी का भी काम नहीं मिलेगा तो आप कौन सा काम करोगे इसके बाद, ये बताइए। इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं, आपके लोग, काम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो 600 रुपए में खून बेच रहे, 700 रुपए में खून बेच रहे, 800 रुपए में खून बेच रहे, कोई किडनी बेच रहा है, कोई आंखें बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। आप सुने होंगे कई लोग अपनी बच्चियों को बेच डाले हैं बाजार में, आदिवासी लड़कियां खरीदने जाते हैं लोग। ये अर्थव्यवस्था में, आपकी अर्थव्यवस्था खत्म होने का नतीजा है। अब आदिवासी आदमी आदमी नहीं रहा, वो वस्तु बन गया है। अब जमीन, आदिवासियों की जो जमीन है वो वस्तु बन गई, खरीदी बिक्री की वस्तु थी, पहले वो अधिकार थे। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉमोडिटी। आपकी जमीन पहले आपके मूल अधिकार और उसके सांस्कृतिक, आपके ये पारंपरिक अधिकारों का हिस्सा थी, आज वो वस्तु बन गई है। आदिवासियों की जमीन कहीं से भी ली जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आपके एक कानून बना दिए कि नहीं, आदिवासियों की जमीन जाना चाहिए, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, भूमि सुधार अधिनियम, उसके तहत भी आदिवासियों की जमीनें जा रही है। प्रोजेक्ट आ रहे तो आदिवासियों की जमीनें जा रही, इसलिए जा रही है भाई क्योंकि आदिवासियों की जमीन सस्ती है। आपसे पूछता हूं मैं, आपकी जमीन की वैल्यू कम क्यों है? दूसरे की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन 1 लाख रुपए एकड़, इतना इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आप उस इकोनॉमी से बाहर हो गए, आपकी संपत्ति का वैल्यूएशन जो है वो जीरो है, आपके अधिकारों का वैल्यूएशन जीरो है, आपके अस्तित्व का वैल्यूएशन जीरो है, इसलिए आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। आपकी आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए मिशन चलाना है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको पूरे डाटा को अपने आंखों के सामने रख के बात करना पड़ेगा। ये उड़नछू बातें करने से काम नहीं चलेगा। विश्व में भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा गरीब आदमी कालाहांडी में मिला, उड़ीसा के कालाहांडी में, और वो आदिवासी आदमी मिला। उसकी इनकम 1 रुपये 25 पैसे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का सर्वे बोलता है। यानी भारत विश्व में अभी बड़ी इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, और विश्व का सबसे गरीब आदमी आदिवासी है और भारत का। ये दोनों चीजों को समझो आप, देश का विकास और आदिवासी का विनाश, ये दोनों चीजें समझना पड़ेगा आपको। देश का विकास हो रहा है, मान्य है, अच्छी बात है, आदिवासियों का विनाश क्यों हो रहा है, इस पर बात करो ना। आपकी सोशल एडवोकेसी करने वाला वर्ग इस देश में नहीं है। डेमोक्रेसी में जिस वर्ग की सोशल, इकोनॉमी और एजुकेशनल और उनके अधिकारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की एडवोकेसी यानी उसकी वकालत करने वाला वर्ग जब तक के नहीं आएगा, समाज की अवस्था में बदलाव नहीं आएगा। हमको पार्टी प्रेम से ज्यादा सामाजिक प्रेम की तरफ आना पड़ेगा। हमको दूसरे संगठनों में काम करने के बजाय सामाजिक संगठनों की तरफ ज्यादा आना पड़ेगा। और जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब आपको मौका मिलता है, उस मौके को भी आप समाज के लिए बुनाइए। इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। जहां से मौका मिले, जो साधन मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, जो इस मिले, उसको पूरे समाज के लिए कन्वर्ट करें। भाई, विश्व में सबसे ज्यादा दुखी वर्ग भारत का आदिवासी है, यह बात का मैं दावा करता हूं। विश्व में सबसे ज्यादा अगर दुखी कोई मानव समूह है तो वो भारत का आदिवासी है। इस बात का मेरा अध्ययन है, मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। खुली चर्चा, देश पर, राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुली होनी चाहिए। हम अपने दर्द को कहां बताएं, हम अपनी सामाजिक तकलीफ को किसके सामने बयान करें,
कोई साधन नहीं है, आपके यहाँ मीडिया नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, आपके लोग बात करना नहीं चाहते। मेरे भाइयों, एक आखिरी ऑप्शन आपके पास है, एक मिशन के माध्यम से, एक मूवमेंट के माध्यम से हमारे शहीदों ने जो काम किए हैं उसी काम को हमको आगे बढ़ाना है। तो ही आदिवासी नाम का व्यक्ति, आदिवासी नाम का समाज, आदिवासी नाम का मानव समूह इस देश में रहेगा। अदरवाइज 2020 में आप ढूंढते रहोगे आदिवासी कौन है करके, क्योंकि खुद आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं है। आज आदिवासी कहने से आपके गोंड होने के बात को कोई धक्का नहीं लगता है। आदिवासी कहने से आपके प्रधान या भील होने से, मुंडा होने से वो धक्का नहीं लगता है। यह व्यापक पहचान है आपकी, ये सामाजिक परिभाषा है, इसको समझो। जातीय परिभाषा से बाहर निकलो। जिस बात पर आप एकत्रित हो सकते हो, जिस बात पर आपकी संख्या अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो सकती है, उस थ्योरी पे विश्वास करो। लड़ने की रणनीति है ये। सामूहिक संघर्ष की तरफ चलो, जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो टट्टा भील ने किया, बाबूराव शेरमाके ने किया, राघोजी भांगरे ने किया, बिरसा मुंडा ने किया, हमारे तमाम शहीदों ने किए, उसी लाइन की तरफ चलिए आप। सच देखा जाए तो इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का और बहुत समय की जरूरत पड़ती है। ये छोटे समय पे हम इसको सिर्फ टच कर पा रहे हैं, उसकी पार्श्वभूमि खड़ी कर पा रहे हैं। हम मिलते रहेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे, और जो भी चर्चा करेंगे खुली चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर चीजों पर मेरी बात सही हो सकता है। हमको समय समय पर अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग सामाजिक एकता के बारे में सोचिए, सामाजिक संघर्ष के बारे में सोचिए, सामाजिक अधिकारों के बारे में सोचिए, सामाजिक जीवन के बारे में सोचिए, और सामाजिक भविष्य के बारे में भी सोचिए। यही हमारे सामने आखिरी पर्याय है। जय बिरसा, जय आदिवासी।